हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौर क्लासेस पर। गौर क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास 12th की जो वन शॉट सीरीज चल रही है उसमें आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कंप्लीट करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको मैट्रिसेस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आप अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज, दो चीज बताऊंगा एक्चुअली। एक तो कि जो भी हम काम करेंगे यहाँ पर वो सारा का सारा एज ए पीडीएफ आप इस वीडियो के साथ ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर जाके आप उसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीनशॉट की जो समस्या है कि सर स्क्रीनशॉट हमें लेना होता है, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो सीबीएसई 2026-27 के लिए हमारी जो दो बुक हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। एक क्वेश्चन बैंक है और दूसरा सैंपल पेपर है। ठीक है, इन दोनों को आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग लेना चाहें अलग अलग भी ले सकते हैं। अमेजोन पर अवेलेबल है, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए प्योरली प्योरली उसी के लिए डेडिकेटेड बुक्स हैं। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। प्लस जब आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो आपको एक उसमें क्यूआर कोड दिखाई देगा जिसमें आप उस कंसेप्ट का वीडियो देख सकते हो, वीडियो से आप समझ सकते हो पूरा कंसेप्ट। प्लस रिटर्न में भी आपको सारा कंसेप्ट मिलेगा। उसके अलावा पीवाईक्यूज उसके अंदर मिलेंगे और एसेशन रीजन क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस स्टडीज क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक तरह का कंटेंट आपको उसके अंदर मिलने वाला है। सैंपल पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर अब तक हुए सारे के सारे पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा 10 सैंपल पेपर भी आपको उसमें मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इन दोनों बुक से आपकी सीबीएसई 2027 की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं अपने आज के वीडियो की। ठीक है, आज के टॉपिक की मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस को कहते हैं कि भाई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे? ठीक है, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है? तो ये अरेंजमेंट हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह बता देता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये पूरा बोर्ड है, तो इस पूरे बोर्ड पर मैं अगर एक पॉइंट मार्क कर दूं, मान लो मैं एक पॉइंट यहां पर मार्क कर दूं। अब मुझे इस पॉइंट के बारे में पता लगाना है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से देखेंगे भाई इसका जो एज है वहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है। तो जब ये दोनों डिस्टेंस हमें पता लगेंगे कि भाई लेफ्ट साइड से इतना डिस्टेंस है और अपर से इतना डिस्टेंस है, वहां पर जाके ये पॉइंट है, तो हमें इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो मैट्रिसेस क्या करता है, जो भी उसके अंदर अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो उस अरेंजमेंट के अंदर जो भी पर्टिकुलर आपको एलिमेंट दे रखा है उसकी पोजीशनिंग आप वहां से फाइंड कर सकते हो। मैट्रिसेस हमारे अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में अगर आप एआई का यूज कर रहे हो, आप साइबर का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप फोरेंसिक का यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कैलकुलेटर का यूज करते हो, कंप्यूटर का यूज करते हो, इन सब में मैट्रिसेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। हमारी डेली लाइफ में मैट्रिसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब यहां पर जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल कि एक इंफॉर्मेशन आपको एज ए मैट्रिसेस फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो एक हमारे पास मान लो बुक सेलर है। बुक सेलर मैंने मान लिया एक 1 है, एक बुक सेलर 2 है। अब ये दोनों बुक सेलर जो हैं कुछ आइटम जो है वो सेल करते हैं। मान लो ये पेन सेल करते हैं। ठीक है, ये पेन सेल करता है कितनी, ये मान लो 7 पेन सेल करता है एक दिन के अंदर। और पेंसिल सेल करता है, ठीक है, 10 पेंसिल सेल कर देता है। दूसरा जो बुक सेलर है वो पेन सेल करता है 10 और पेंसिल सेल करता है वो 8। अब इस डाटा को अगर आपको मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो जिससे कोई भी इजीली देखते समझ सके कि भैया ये यहां पर हो रहा है, आपको पूरा वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सेलर 1, ठीक है, सेलर 2। यहां पर जो चीजें सेल कर रहा है पेन या फिर पेंसिल, तो पेन कितने यहां पर 7, पेंसिल कितने यहां पर 10, पेन कितने यहां पर 10, पेंसिल कितने यहां पर 8। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम उस डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो मैट्रिसेस को आप डिनोट करते इस तरीके के ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं या कई बार इसको ऐसे
ऐसे करली साइन भी लगा देते हैं, कई बुक्स के अंदर आपको ऐसे भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली इस तरह का साइन हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके पास पहली रो के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट दूसरी रो के अंदर होने चाहिए। ऐसे ना हो कि भाई आपने यहाँ पर तो लिख दिया कि भाई 7 10 है, यहाँ पर लिख दिया 10, और आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स बन गई, ये सेलर 1 का डाटा हो गया, सेलर 2 का डाटा हो गया। ये मैट्रिक्स नहीं होगी। मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बननी चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये एक रेक्टेंगल की शेप ले ले, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर एक एलिमेंट मेरे को चाहिए, वो एलिमेंट यहां पर नहीं है। सेम अगर पहले इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है तो यहां पर भी आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक। ऐसा हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर एक्चुअली में स्क्वायर की शेप बन जाए, लेकिन आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसकी शेप बनाऊंगा, अगर 2 एलिमेंट है तो ये स्क्वायर की शेप लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स, इसके बारे में भी आएंगे, एम एन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन ordered set of m rows. Each row consisting of an ordered set of n element is called a matrix of order m by n. ठीक है, अब यहां सारी इस बात पर आते हैं ये एम एन क्या कह रहा है। तो जब आप यहां पर किसी भी डाटा को जब एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जब हम काउंट करते हैं तो इसको बोला जाता है ये है रो, ठीक है। ये तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई एम रो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एम रो, एम रो का मतलब है कि भाई ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, उसको जनरलाइज फॉर्म में हमने कर दिया कि भाई एम नंबर तक रो हो सकती है। एम की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। और जब हम यहां पर इसको वर्टिकली काउंट करते हैं तो इसको बोला जाता है कॉलम। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, यहां पर ये रो 1 है और यहां पर ये रो 2 है। तो इस मैट्रिक्स को जब हम बोलेंगे कि इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। और इसको यहां पर बेस में ऐसे मेंशन भी कर दिया जाता है 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पहले हमेशा रो लिखनी होती है और बाद में हमेशा कॉलम लिखना होता है। पहले हमेशा रो लिखनी है, बाद में हमेशा कॉलम से रिप्रेजेंट करना है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप यहां पर लिखते हो तो लिखने के लिए आपको हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है। जैसे ये मैट्रिक्स अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये मैट्रिक्स मेरी बनेगी कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी, मतलब कैपिटल लेटर से आप किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को डिनोट करेंगे तो उसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी बिल्कुल बेसिक की बात कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में हमने समझा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर m रोज होती हैं और n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, और उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। अगर इसको हम एक जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और इस तरह से n कॉलम हो। तो मैंने यहाँ पर ये हमारे पास रो हो गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो अप टू m रो। तो यहाँ पर मैंने पहला एलिमेंट लिखा, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है A11। A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A11 कह रहा है कि भाई मैं पहली रो के अंदर आ रहा हूं और मैं पहले कॉलम के अंदर आ रहा हूं। ये इसका एक एड्रेस हो गया। जैसे अगर हमें किसी के घर चिट्ठी भेजनी होती है तो हमें क्या एड्रेस चाहिए? एड्रेस चाहिए, उस बंदे का नाम चाहिए, ठीक है, वो कौन सी गली में रहता है या उसका हाउस नंबर क्या है। तो यहां पर अगर हमें किसी एलिमेंट के बारे में पता करना है तो मुझे उसका ये पता होना चाहिए कि उसकी रो क्या है, वो कौन से कॉलम में। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर हमें एक पॉइंट के बारे में पता लगाना है कि ये पॉइंट इस बोर्ड पर कहाँ है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई यहां से इसका डिस्टेंस कितना है और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है। तो मैं इजीली बता सकता हूं कि ये पॉइंट इस पोजीशन पर आता है, ठीक है। आपने अपने अपने स्कूल में देखा होगा कि आपके स्कूल में जब असेंबली होती है तो वहां पर जब असेंबली आप करते हैं तो आप लाइनों में खड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे भी लाइन होती है और ऐसे भी लाइन होती है। एक लाइन के अंदर वहां पर क्या होता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं बन पाता क्योंकि किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे होते हैं, किसी क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, किसी क्लास के अंदर 22 बच्चे होते हैं। तो वहां पर जो उनकी लाइन होती है वो छोटी बड़ी होती है।
लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि भाई सभी क्लासेस के अंदर बराबर बराबर स्टूडेंट है, तो जब आपकी असेंबली हुई तो मान लो पहली क्लास यहाँ पर है, दूसरी क्लास यहाँ है, तीसरी क्लास यहाँ है, चौथी क्लास यहाँ है, पांचवी क्लास यहाँ है, छठी क्लास यहाँ है। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, इस तरह से यहाँ पर ये बच्चा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने एक असेंबली का ये अरेंजमेंट बना दिया। अब मान लो यहाँ पर किसी बच्चे ने कोई हरकत कर दी, ठीक है, किसी बच्चे ने कोई हरकत कर दी। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में वही बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ खुराफात घूमती रहती है, ठीक है, चलता रहता है माइंड की क्या करे क्या ना करे। अब किसी बच्चे ने मान लो हरकत कर दी यहाँ पर। अब आप ये जानना चाहते हो कि यार कौन सा बच्चा था, आपको पता नहीं चल पाया उस समय कौन सा बच्चा था। अब आपके कुछ खुफिया जासूस भी होंगे, हर स्कूल के अंदर हर टीचर के कुछ ना कुछ खुफिया जासूस जरूर होते हैं, ठीक है। जब मैं स्कूल में टीचिंग करता था तो मेरे भी थे, ठीक है। और आप लोग भी हो सकता है किसी के खुफिया जासूस हो, आप नहीं होंगे तो आपके कोई फ्रेंड होंगे, लेकिन होंगे पक्का, हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा होता है, ठीक है। आप उसे कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप कुछ भी कहो। अब आप मान लो इस बंदे ने, इस बच्चे ने यहाँ पर कुछ हरकत करी, कुछ बोला या कुछ भी हरकत करी। अब आप जानना चाहते हो यार ये कौन सा बच्चा था जिसने असेंबली में डिस्टर्ब किया। अब आप क्या करोगे, अपने जासूसों को बुलाओगे, ठीक है। टीचर जो अपने जासूसों को बुलाएगा, कहेगा कि भैया कौन सा बच्चा था बता दो। अब जो ये बच्चा है ये भैया, इसका स्कूल में थोड़ा सा है, रौब भी है इसके अंदर थोड़ा सा। अब ये पता है जिस बच्चे ने इसको देखा था उसको ये पता है कि अगर मैंने नाम बता दिया ना डायरेक्टली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। कल को ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए। तो वो क्या करता है कि वो एक इंडिकेशन देता है टीचर को, वो इंडिकेशन देता है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, वो कहता है कि सर यहाँ से जो चौथी लाइन थी ना, चौथी लाइन में जो चौथा बच्चा था ना उसने हरकत करी, अब आप देख लो कौन था, मुझे नहीं पता। तो टीचर यहाँ से देखेगा भाई पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, चौथी लाइन होगी। अब उस चौथी लाइन में यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा बच्चा उसके पकड़ में आ गया जिसने हरकत करी थी। किसी ने किसी का नाम भी नहीं लिया और काम का काम हो गया। तो मैट्रिक्स बहुत जगह काम आती है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इस तरह की बहुत सी चीजें होती है जहां पर मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे थे एड्रेस की। तो अब जब इस बच्चे का एड्रेस पता लग गया तो टीचर आसानी से पता लगा सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कोई और तरीका होगा, कोई फोटोग्राफ होगी कि भैया चौथी लाइन में चौथा बच्चा कौन सा था, आ जाओ बेटा प्रिंसिपल के ऑफिस में, आज तुम्हारी क्लास लगनी है। तो यहां पर ये क्या काम करता है, ये इसका एड्रेस बताता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कह रहे हैं भाई चौथी रो थी और चौथा कॉलम था, तो ये वाला बच्चा हमने पकड़ लिया। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो यहां पर जब मैंने कहा कि भाई A12 का मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई पहली रो के अंदर जो दूसरा है वो इसका, उसकी वैल्यू यहां पर आएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई A32 का मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि भाई थर्ड रो के अंदर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से आप पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को एक एड्रेस दे सकते हो, एक पहचान दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि हम किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। अब इसी चीज को हम छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो काफी बड़ा हो गया लिखने में, तो इसी चीज को हम एक छोटे फॉर्मेट में इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं A I J, जो यहां पर 1 1 1 2 ये लिख रहे हैं हम, इसकी जगह हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया I J, ठीक है। हमने क्या करा कि जो एलिमेंट है हमारा भाई I और J ये है। अब इस I और J की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जब भी काउंटिंग स्टार्ट होगी तो 1 से स्टार्ट होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई 0 रो हो जाएगी, कोई रो होगी तो या तो 1 होगी, 1 से लेकर आगे जितनी मर्जी होगी। आगे 1 से लेकर कहां तक होगी भाई, आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चली जाएगी, m तक चली जाएगी, क्योंकि m नंबर ऑफ रोज है। ऐसी जो j है, j की वैल्यू भी 1 से लेकर कहां तक चली जाएगी, n तक चली जाएगी, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉलम है। पहला एलिमेंट रो, दूसरा एलिमेंट कॉलम, ठीक है। पहला एलिमेंट रो, दूसरा एलिमेंट कॉलम, ये हमेशा ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो सारा आपका काम जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, और जितनी इसकी रो होती है, जितने इसके कॉलम होते हैं, वहां पर हम बेस में लिख देते हैं कि भैया ये इसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स में इतने नंबर ऑफ रो हैं और इतने नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसी चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। ऑर्डर के बारे में हमने जैसे पहले बात करी कि ऑर्डर ऑफ, जब भी आप लिखोगे मैट्रिक्स का तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, m×n। जैसे अगर हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो हम ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि जिस मैट्रिक्स की यहां पर पर्टिकुलर बात हो रही है उसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है।
अगर आपको ये पता लगाना हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसके लिए m और n को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 2 और 3 थे, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो 6 आंसर कब लिखना है? जब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाए। अगर सिर्फ ऑर्डर पूछा जाएगा तो इस तरह से लिख के छोड़ देंगे कि भैया 2 रो हैं और 3 इसके अंदर कॉलम। उसके बाद आगे अगर चले हम, तो हम पता लगाते हैं कि भाई और किस किस तरह की मैट्रिसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब जैसा इसका नाम है भाई कंपेरेबल, कंपेरेबल जिसको आपस में आप कंपेयर कर सको। अब कंपेयर करने के लिए चीजों के अंदर कुछ समानता तो होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर हम दो व्यक्ति को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर करने के लिए उन दोनों का स्टेटस एक जैसा सा हो ना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर स्टेटस ही बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, एक बिल्कुल मतलब ऐसी फैमिली से आता है कि भैया जिसका इनकम बहुत कम है, एक जो फैमिली ऐसी है कि अंबानी अडानी की फैमिली से आता है, तो उन दोनों में तो हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे? फाइनेंशियली तो उनको कंपेयर कर नहीं सकते। हाँ, कुछ और तरीका अगर हो सकता है तो उसके लिए हम उसको कंपेयर दोनों को कर सकते हैं। मतलब कंपेयर करने के लिए कोई चीज ऐसी दोनों में चाहिए हमें जो दोनों में एक जैसी हो, तभी हम उन दोनों को कंपेयर कर पाते हैं। तो जब हम कंपेरेबल मैट्रिसेस की बात करते हैं तो कंपेरेबल का मतलब हो गया अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दैट तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल और कंपैटिबल इफ ईच वन ऑफ देम कंटेन एज मेनी रो एंड कॉलम एज द अदर। जितने एक के अंदर रो और कॉलम है उतने ही दूसरे के अंदर होने चाहिए। यानी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 2 1 5 3 5 2, इसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है, 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर भी 2/3 है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो इस केस में हम कहेंगे मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंपेरेबल। कंपेरेबल या इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हो, ये वाला सिंबल इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, कंपेरेबल भी कह सकते हो आप, इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो वो होती है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल क्या होता है? जो हर तरीके से इक्वल हो, जो हर तरीके से इक्वल हो। अगर आप दो फैमिली का कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसकी हर चीज इक्वल होगी, तब आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो कंपेयर करने के लिए मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स आप कंपेयर करने जा रहे हो, उसको हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और उन दोनों के सारे एलिमेंट भी सेम हो जाए। ठीक है, पहली मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट ए आई जे हो गए, दूसरे एलिमेंट को बी से डिनोट कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट बी आई जे हो गए। तो अगर ए आई जे और बी आई जे ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए बी तो हमने ऊपर ले ली थी, अगर हम बात करें सी मैट्रिक्स है तो 3 2 5 1 4 2। ठीक है, डी मैट्रिक्स है 3 5 2 2 4 1, और एक ई मैट्रिक्स है 3 5 2 2 4 1। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डी और ई आपस में दोनों में इक्वल है, क्योंकि जब आप ये देखते हो कि एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो जो एलिमेंट यहां है वो एलिमेंट यहां पर भी है, 3 2 5 3 2 5 1 4 2 1 4 2। तो जो एलिमेंट यहां पर हैं वो सारे एलिमेंट यहां पर भी हैं। लेकिन जब हम इक्वलिटी कंपेयर करते हैं तो इक्वलिटी कंपेयर करने का मतलब है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट उठा के इक्वल कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यानी यहां पर जो पहला एलिमेंट है पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा तीसरे के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही सेम सिचुएशन नीचे भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर हम सी को इनके साथ दिखाना चाहते हैं तो हम इतना ही कह सकते हैं कि सी और डी कंपेरेबल है या सी और ई कंपेरेबल है। लेकिन इक्वल की बात करेंगे तो डी और ई ही आपस में इक्वल हो सकती हैं इस सिनेरियो में। यहां तक की बात आई थिंक सारी क्लियर होगी। कोई डाउट वाउट किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक डाउट का कोशिश करेंगे कि आपको आंसर उसका मिल सके। अगर हम बात करेंगे भाई टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप क्या होती है। अगर हम मैट्रिसेस की टाइप की बात करें तो सबसे पहला काम है रो मैट्रिक्स। अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, अगर आप ट्रेन को देखो, अगर आप एक ट्रेन को देखो, ट्रेन में क्या होता है,
ट्रेन में क्या होता है भैया, यहाँ पर इंजन होता है, ठीक है, ऐसे ऊपर, आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक आ गई हैं। फिर ये दूसरा डब्बा होता है, फिर तीसरा डब्बा होता है, फिर चौथा डब्बा होता है, फिर पांचवा डब्बा होता है, फिर छठा डब्बा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टली आप जितना मर्जी इसको बढ़ा लो, यानी रो वाइज इसमें जितने मर्जी एलिमेंट बना लो, यहां पर नंबर ऑफ रो हमेशा एक ही रहेगी, नंबर ऑफ रो हमेशा एक ही रहेगी। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एक ही हो, जैसे यहाँ एलिमेंट आ गया आपका 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, इस तरह से करते 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 कई सारे एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे जितने मर्जी ले जाओ, लेकिन रो सिर्फ इसमें एक ही होती है, इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। परफेक्ट एग्जांपल, कोई भी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन कह लो, चाहे आप नॉर्मल इंडियन रेलवे कह लो, तो उन सभी के अंदर एक रो के अंदर आप जितने मर्जी डब्बे बढ़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है फिर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का बेस्ट एग्जांपल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक टावर, जैसे आजकल टावर बनते हैं, उसके अंदर 20-20, 30-30, 40-40 फ्लोर होते हैं, ठीक है, इतने इतने ऊंचे ऊंचे टावर बन जाते हैं। तो भाई उस टावर के अंदर क्या होता है, भाई नीचे आपने एक, नीचे आ गया एक फ्लोर, फिर उसके ऊपर एक और बना दिया, 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 बनाते गए जहां तक परमिशन है भैया, आप बनाते गए, पैसा होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, दोनों काम होंगे, तो जितना मर्जी खींच दो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ कॉलम, ये एक कॉलम है, इसमें हमारा एलिमेंट मान लो 7 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इस तरह करते करते आपके पास कई सारे कॉलम इसके अंदर आ गए। लेकिन खास बात क्या रहेगी, कॉलम एक ही रहेगा, ऐसे आप जितने मर्जी एलिमेंट बढ़ा लो, कॉलम एक रहेगा, रो इसकी जितने मर्जी कर दो, ठीक है। इसमें रो एक रहेगी, कॉलम जितने मर्जी कर दो। तो रो मैट्रिक्स को अगर हम सिंबॉलिकली दिखाना चाहें कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 1/n। एक रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम होंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। इसको जब हम दिखाएंगे ऑर्डर के हिसाब से, तो इसके अंदर m रो होंगी, लेकिन कॉलम इसके अंदर एक ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो या वॉइड मैट्रिक्स बोलो, महिमा इसकी अपरंपार है। कोई भी ऑर्डर हो, कैसा भी ऑर्डर हो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, 0 0 0 0, ठीक है, बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनना चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है नल मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से, ठीक है। ये जीरो नहीं होता, कैपिटल ओ होता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किसी नंबर से नहीं करते। तो कई बच्चे इसको जीरो समझते हैं कि वह जीरो है, ठीक है, तो ये ओ होता है, नल मैट्रिक्स को शो करने के लिए होता है। सिंबल ही बड़ा सोच समझ के बनाया गया नल मैट्रिक्स का, ये जीरो ही है, तो जीरो की तरह दिखने वाला सिंबल ही आपने यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे इसका नाम है स्क्वायर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वो 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है, यानी m और n की वैल्यू इसमें इक्वल रहेगी। ऐसे हो सकता है, मान लो 2 3 5 7, दो रो हैं ऐसे और दो ऐसे कॉलम है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 3 5 2 0 √3 7 1/2 5, तो ये क्या है यहाँ पर, ये 3/3 की है। इसके अंदर दो एलिमेंट है, दो रो हैं, दो कॉलम है, इसके अंदर 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर वैसे ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है तो 2/2, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब है कि दोनों चीज उसमें सेम होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब है कि दो रो होंगी, दो कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो भाई 3/3, इससे ज्यादा कि आपके सिलेबस में है नहीं, 2/2 या फिर 3/3, बस इसी में आपको डील करना होगा। अब कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो कौन से होते हैं। जैसे आप जब स्क्वायर फिगर पढ़ते हो, आपने ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ी भी स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं कि डायगोनल है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं कि ये भी डायगोनल है। तो किसी भी स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल होते हैं अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक फिगर की, लेकिन जब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की तो उसके अंदर एक ही डायगोनल होता है, उसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हम यहां पर जब डायगोनल लेंगे तो हम डायगोनल में इन दोनों एलिमेंट्स को लेंगे, क्यों, उसका रीजन क्या होता है कि ये वाला जो एलिमेंट होता है
ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे आता है, यानी इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं। अगर हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आता है। अगर आप ऐसे लोगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाएगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा। तो जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग होते हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाता। डायगोनल एलिमेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम जिसके रहेंगे उन्हीं एलिमेंट को काउंट किया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डायगोनल एलिमेंट ये तीनों आपके होंगे 1 0 5। इसमें कभी भी ऐसे उल्टा आपको नहीं लेना है। तो डायगोनल एलिमेंट जब हमने समझ लिए तो इसी से ही डायगोनल मैट्रिक्स पर आ जाते हैं। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाए उसको बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं यहां पर कर दूं कि भैया इधर 2 है इधर 7 है और ये दोनों जीरो हैं, तो इसको बोलेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो मैं इसी में से जो डायगोनल वाले थे 1 0 और 5, बाकी सब मैं जीरो कर दूं, तो यहां पर ये आपके डायगोनल में सारे के सारे नॉन जीरो, मतलब सारे के सारे जीरो नहीं है, कोई एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये भी जीरो हो जाए, ठीक है, सारे जीरो नहीं करना। सारे जीरो करोगे तो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सारे जीरो करोगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डायगोनल में जो नॉन जीरो हो, उसके अलावा उसके ऊपर उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उसको बोल देते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिर आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने समझ लिया कि भाई कम से कम एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो उसको बोल देते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर में क्या होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये 7 है ये 7 है, बाकी यहां पर जीरो ही होना चाहिए, यानी डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, अगर 3 by 3 की बात करोगे तो यहां पर मान लो 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसके अलावा बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए उसको स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ये भी डायगोनली, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये आ गई कि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट सारे सेम है, तो उसको हमने एक नए नाम से संबोधित कर दिया कि भैया इसके अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, बाकी डायगोनल मैट्रिक्स से इसको अलग शो करने के लिए। जिसके अंदर कुछ खास बात होती है उसको कुछ खास नाम भी दिया जाता है। तो अब ऐसे ही कुछ खास बात इससे अगली मैट्रिक्स में आ गई। इससे अगली मैट्रिक्स कहती है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें ये कहता है कि भाई यहां पर जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये सेम तो होने चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं। तो इसको बोल दिया हमने कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में एक खास बात आई कि डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम है तो उसको बोल देंगे स्केलर, लेकिन अगर वो डायगोनल एलिमेंट सेम भी हैं और सिर्फ 1 है तो उसको एक और नया नाम दे देंगे, कुछ और खासियत उसके अंदर जुड़ गई, उसको हम नया नाम दे देंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आपकी बहुत से क्वेश्चंस में आप इसको यूज करने वाले हो। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको आप सिंपल मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ यूनिटी भी बोल सकते हो। तो किसी भी नाम से आप इसको बोलो, नॉर्मली मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से इसको बोला जाता है और डिनोट करने के लिए कैपिटल आई का यूज किया जाता है। अब कई बार ऐसे लिखा होगा इस मैट्रिक्स के लिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसके लिए लिखा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो जब ऐसे स्पेसिफाई कर दिया जाए तो ठीक है भैया, उसी के हिसाब से हम ले लेंगे। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस में आपको उसको स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको ये वाली यूज करनी है ये वाली यूज करनी है। तो उसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर बाकी की जो मैट्रिक्स हैं वो कैसे यूज हो रही है। अगर वो सारे के सारे 2 by 2 हैं तो हम 2 by 2 यूज करेंगे, अगर वो सारी 3 by 3 हैं तो हम 3 by 3 यूज करेंगे। उसके बाद फिर आती है बारी ऑपरेशन की, चीर फाड़ की। ठीक है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये मत समझना कि ऑपरेशन से आप बच जाओगे, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीर फाड़ नहीं करनी, यहाँ पर नंबर्स के साथ खेलना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स के साथ खेलना है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है,
ऐसी दो मैट्रिक्सेस जिनका ऑर्डर सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो। किसको ऐड करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 3 2 5, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 -3 2 0। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हो। इसका एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। और ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूज करने हैं, मतलब यहाँ पहला एलिमेंट है तो यहाँ भी पहला एलिमेंट होना चाहिए 1 + 1। यहाँ दूसरा एलिमेंट है तो इधर से ये दूसरा ये वाला होना चाहिए, इधर से 2 + 2, इधर से 5 + 0। इनको ऐड करके आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 0 4 5। तो ये हो जाएगी आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेम इसी तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। कंडीशन वही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यही दो मैट्रिक्स ले लूं और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 1 में से इस 1 को माइनस करना है, 3 में से -3 को माइनस करना है, 2 में से 2 को माइनस करना है, 5 में से 0 को माइनस करना है। इधर से आ गया ये 0 6 0 5। ये आपका इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसमें कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हम दो तरीके के नंबर में डील करते हैं, एक मैट्रिक्स और एक स्केलर। तो मैट्रिक्स तो हमने पढ़ ही लिया है, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 3 5 2 1 3, तो अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को फाइंड करना है 3a, तो क्या करा जाएगा, इसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये आ गया आपके पास 3a। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती है जैसे आप मल्टीप्लाई में यूज करते हो नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो स्केलर है और उसको किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस स्केलर को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाद में दोनों का रिजल्ट ऐड कर दो, तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अगर आपके पास एक स्केलर है, दो मैट्रिक्स है, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, स्केलर को ए से कर दो, स्केलर को बी से कर दो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। यहां पर कह रहा है कि भाई लैम्डा और म्यू दो आपके पास स्केलर हैं और एक मैट्रिक्स है ए। आप पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो म्यू से, और जो रिजल्ट आएगा बाद में उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, या आप पहले लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों केसेस के अंदर रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स लेके चल पड़ते हैं, 2/2 मैट्रिक्स ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, 1 0 2 5। ठीक है, बी मैट्रिक्स आ गया आपके पास 0 -1 2 5। ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर दो स्केलर है, दो स्केलर है मतलब मैंने एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ भाई 2 + 3 × a। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर दो 2a + 3a। तो 2a करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 4 और 10। 3a करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 -3, 3 2 = 6, 3 5 = 15। इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 0 2 हो जाएगा, 0 -3 -3 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 15 25 हो गया। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और इसका रिजल्ट अगर मैं डायरेक्टली निकालूं कि भाई 2 + 3 × 5 हो गया, 5 × a, 5 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को मैं a से, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ से तो a को ही मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, यहाँ पर a को ही मल्टीप्लाई करना है भाई, b का तो अगले केस में लेंगे। इसको हमने a को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 3 2 = 6, 3 5 = 15। ठीक है,
अब इन दोनों को ऐड करो आप, 2 और 3 5, 0, 4 6 10 और 15 और 10 25। अब अगर आप देखो कि भाई यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया, 5a की वैल्यू निकालूं तो यही बनेगी। देखो 5 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है और एक स्केलर है। जैसे मान लो हमें निकालना हो 2 इंटू में a प्लस बी, तो हम यहाँ पर 2a प्लस 2b निकाल देंगे। तो 2a तो आपके पास ये है ही, और 2b आप निकालोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया यहाँ पर 2 -2 8 और 20। अब आप इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। देखो इन दोनों का पहला एलिमेंट का एडिशन हुआ 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। 0 -1 को ऐड करेंगे -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। 2 और 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 और 5 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20। तो दोनों तरीके से रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके पास दो स्केलर हैं, जैसे 2 और 3 ले रखे थे हमने, तो अगर मैं 2 इंटू 3 ये निकाल दूं, या 2 इंटू 3 यानी 6a निकाल दूं, या 3 इंटू में 2a निकाल दूं, तो तीनों केसेस के अंदर ही जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर 6 से ही बनेगा हर जगह, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 से करोगे तो हर जगह से वो सारा इक्वल आएगा ही आएगा। उसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो अब तक सारी चीजें इसके अंदर बहुत इजी है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी। इसके अंदर जो समझने वाली बात है बस एक ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट ज्यादा करना है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया तो ये मान के चलो कि मैट्रिक्स आपके हाथ में है। अब यहां पर देखो कैसे करना है। तो यहां कह रहा है कि भाई दो मैट्रिक्स है आपके पास, A और B, then the product AB of A and B is defined if and only if the number of column in A is equal to the number of row in B। ये कह रहा है कि भाई A और B डिफाइंड तभी है, A और B तभी निकलेगा जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में इक्वल होंगे। एंड वी से दैट दीज आर द कंप्यूटेबल और कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट AB। If A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then AB is a matrix of order m by p and is defined as this। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भैया A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n by p। तो पहली चीज तो आप ये देखोगे मल्टीप्लाई करने के लिए कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर है या नहीं। तो पहले का कॉलम ये है, दूसरे के रो ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए बी डिफाइंड है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर भी आएगा, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी, जो पहले वाले का रो होगा और जो दूसरे वाले का कॉलम होगा, ये इसका ऑर्डर आएगा। इस चीज को ये यहां पर बता रहा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं, या तो थ्योरेटिकली समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकल थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 0 2 3 1। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। ठीक है, इसके अंदर दो रो है, तीन कॉलम है, ऐसे लिखेंगे। इसमें तीन रो है और एक कॉलम है, ऐसे लिखेंगे। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको हमेशा यहां पर नजर रखनी है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब करना कैसे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसका ऑर्डर बनेगा 2/1। अब ये समझते हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है। अब ए बी को जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो जो पहली वाली मैट्रिक्स आप लिख रहे हो, जो आप पहले ए लिख रहे हो, तो ए को पहले आप
जो पहले मैट्रिक्स होगी उसको हमेशा ऐसे रो में लेना है, और जो बाद में मैट्रिक्स होगी उसको हमेशा कॉलम में लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, पहली रो के अंदर ये 3 एलिमेंट है, और पहले कॉलम के अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसलिए ये सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे, तीसरे को तीसरे से करेंगे, इसीलिए ये इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट कम हो जाता तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होता, या ज़्यादा हो जाता तो भी पॉसिबल नहीं होता। तो अब मैंने पहली रो के लिए, मैं पहली रो के लिए भी लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली रो के लिए 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये खत्म हो गया तो आपका पहला एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद खत्म हो गया। अगर यहां पर कोई और कॉलम आगे होता तो फिर हम उससे भी मल्टीप्लाई करते, तो वो हमारा नेक्स्ट कॉलम में आ जाता। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ एक ही कॉलम आएगा क्योंकि यहां पर एक ही कॉलम है। अब यहां पर जब पहली रो आपकी कंप्लीट हो गई तो अब आ जाओ दूसरी रो पर। सेम यही काम आपको दूसरी रो के साथ भी करना है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 1 इधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, 0 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, तो आंसर आ गया आपका 5 और 11। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर होगा 2/1, यहाँ से 2, यहाँ से 1। तो इस तरह से आप किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम ये निकालना चाहें, अगर हम ये निकालना चाहें कि भाई ए बी तो हमने निकाल दिया, क्या बी ए भी हम निकाल सकते हैं? जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है, वह 2 इंटू 3 करोगे 6 होता है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 होता है। तो उसमें ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है, तो हम बोलते हैं कि भाई मल्टीप्लीकेशन जो होता है अलजेब्रा में वो कम्यूटेटिव होता है। ऐसा बोलते हैं भाई ए बी और बी अगर बराबर है तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। बी ए जब हम करेंगे तो पहले आपको बी को लिखना पड़ेगा 1 2 3, फिर आपको ए को लिखना पड़ेगा 1 2 0 2 3 1। इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर आने की तो बहुत दूर की बात है, बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हर केस में। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर ए बी और बी ए बराबर आ सके, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, हर एक एलिमेंट के बारे में बात करें, जैसे अलजेब्रा में हम कह देते हैं कि भैया 2 इंटू 3 करोगे तो 6 ही आएगा, या 3 इंटू 2 करोगे तो 6 ही आएगा, कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। लेकिन जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ए बी और बी ए हमेशा एक जैसा नहीं आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो यही हो गया, ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं है, यानी ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, एसोसिएटिव होते हैं ये। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले आपने बी सी को मल्टीप्लाई करके रख लिया और ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहां भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए बी सी ऐसे होना चाहिए, ए बी सी ऐसे होना चाहिए। अगर आप यहां पर ऐसे करना चाहो कि भाई बी सी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम आई को ए से मल्टीप्लाई करें, आई को ए से मल्टीप्लाई करें मतलब आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही मैट्रिक्स आती है सेम। आप चाहे आई को बाद में कर लो, चाहे आई को पहले कर लो। जैसे मान लो हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स है आई में 1 0 0 1, और एक 2/2 मैट्रिक्स होगी आपके पास 7 3 1 5। अब इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, चाहे आप ऐसे कर रहे हो चाहे आप ऐसे करो। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, तो इसका आंसर ये सेम आएगा। यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, सॉरी यहाँ से पहले वाले को 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 3 तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे 0 इंटू 5।
तो ये पहली रो को हमने पहले इस कॉलम से कर दिया, फिर इस कॉलम से कर दिया, वो दोनों हमने लिख दिए। अब दूसरी रो को लेते हैं, 0 × 7, 1 × 1। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से लेते हैं, 0 × 3, 1 × 5। तो यहां पर आ गया 7, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 5। तो देखो 7 3 1 5 ये सेम आएगा। अगर आप इसको इधर करोगे, 7 3 1 5 को पहले लोगे, इसको बाद में लोगे, तब भी इसका रिजल्ट यही आएगा। तो आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लोगे, वही सेम मैट्रिक्स आएगी। यानी आइडेंटिटी काम करती है एक तरह से 1 का। जैसे अलजेब्रा में 1 काम करता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, 1 को 100 से करोगे 100 आएगा। आइडेंटिटी को ए से करोगे ए आएगा, आइडेंटिटी को बी से करोगे बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है कि भाई ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट उसका सेम ही आना है। अगर ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है, तो उस केस में अगर हम ये कहें कि भाई बी और सी भी आपस में इक्वल हैं, तो ये ठीक बात नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम ये कहें कि भाई बी और सी दोनों आपस में इक्वल हैं और इन दोनों के अंदर हमने एक मैट्रिक्स आपस में ऐड मल्टीप्लाई कर दी, ए बी और ए सी, तो ये बात तो ठीक है। बी और सी दो आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कुछ इक्वल मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट उसका सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके कन्वर्स की बात करोगे कि भैया ए बी और ए सी बराबर है और हमने ए से ए काट दिया, बी और सी बराबर हो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो जाएगा आपका गलत मामला। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी दोनों बराबर हैं। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें ये कैंसिलेशन लॉ अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से वो समझ लेते हैं हम। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए। तो मान लो मैंने यहां पर करा 1 0 0 0, और यहां पर ले लिया मैंने 0 1 0 0। ठीक है, इधर मैंने कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, यहाँ से देखो ये 0, यहाँ से ये 0, इधर से ये 1 आ जाएगा, इधर से ये 0 आएगा, मतलब ये आएगा ऐसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कर दिया ऐसे, इधर 1 0, ये तो आपको सेम ही लेना है, ए तो सेम ही लेना है। ठीक है, ये ए दोनों में सेम हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ 0 1 और 1 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ से 0, यहाँ से 0 0, और यहाँ से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 1 आ जाएगा, इधर से 0 0, इधर से 0 और ये 0। तो रिजल्ट देखो यहाँ पर दोनों का सेम आ गया। ठीक है, ए बी और ए सी दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। ये यहाँ पर ए है, ये बी है, ये यहाँ पर ए है, ये सी है। अब आप देखोगे अगर कि यहाँ पर जो बी और सी आ रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इसका एलिमेंट यहाँ पर 0 है, इसका एलिमेंट यहाँ पर 1 है। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये कैंसिलेशन लॉ अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, कि जल्दबाजी में आप ऐसे काट दो। किसी स्केलर से ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, या उस स्केलर को ए से कर दो फिर बाद में बी से कर दो, या पहले बी से स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तो सबका सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ए बी आपके पास 0 है, मतलब ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ए बी को आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गई, तो उस केस के अंदर उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें ए 0 है या फिर बी 0 है, या दोनों के दोनों ही 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो मैट्रिसेस में बी ए जीरो मैट्रिसेस। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती हैं, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होती हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जैसे मैं यहीं का एग्जांपल दे देता हूं, इसमें अगर मैं यहां पर, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ये नॉन जीरो हो गई, और एक मैट्रिक्स मैं यहां पर कर दूं
ये वाली। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। इसको यहां से करेंगे जीरो, इसको यहां से करेंगे जीरो, ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। यहां से करेंगे जीरो, यहां से करेंगे जीरो, ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। इसको यहां से करेंगे जीरो, इसको यहां से करेंगे जीरो, ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई ए और बी तो दोनों जीरो हैं, लेकिन ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा हो कि ए और बी दोनों जीरो है, तो ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ए भी जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए या दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। ऐसी कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है वहां पर हो। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उससे ए बी पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लीकेशन उसका पॉसिबल है, देन बी ए मे और मे नॉट। तो बी ए जो होगा वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल करा था कि भाई यहां पर हमने ए बी तो निकाल लिया था, यहां पर हमने ए बी तो निकाल लिया था, लेकिन बी ए यहां पर एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां की बात करेंगे, जैसे मान लो यहीं की बात कर लेते हैं, ए बी निकाल लिया तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी बी ए भी निकल जाएगा। वो जरूरी नहीं कि बराबर ही आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बराबर मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वो आए कुछ भी उसका रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम यहां पर कहते हैं कि भाई आपको निकालना है ए स्क्वायर, जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 3, अब मेरे को पता लगाना है कि ए स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे नहीं कर सकता मैं कि 1 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दूं, 0 का स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर कर दूं। ऐसा कर दिया तो ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, लेकिन नंबर्स में हम सीधा सीधा लिख देते हैं क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी वो होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं होता। देखो यहां पर समझो, भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 1 और 0 को ऐड कर देंगे तो यहां पर आ गया 1। इधर से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा, तो 2 और 6 दोनों मिलाकर हो गया 8। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 2 से करोगे 0 हो जाएगा, 3 को 3 से करोगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट क्या लिखे थे 1409, यहाँ पर आ रहा है 1809। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना। ए की पावर 4 का मतलब होगा ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कर दो। ठीक है, ऐसे अगर आप इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करोगे तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, दोनों का बेस सेम है यानी सेम मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे कर सकते हो ये ए की पावर एम प्लस एन हो जाए। ए की पावर अगर एम है, होल पावर एन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए की पावर एम एन। ऐसे एन अंदर हो सकता है एम बाहर हो सकता है, तो उस केस में भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई की पावर एन हमेशा आई के बराबर रहता है, जैसे 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 रहता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर निकालोगे तो वो भी आई रहेगा, आई 100 निकालोगे तो वो भी आई ही रहेगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आई का कितनी भी पावर आप कर लो वो हमेशा आई के बराबर ही रहेगा। उसके बाद मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे एल्जेब्रिक पोलिनोमियल हो गया आपके पास। एल्जेब्रिक पोलिनोमियल में इसने कहा जैसे भाई एफ एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x+2, ये तो एल्जेब्रिक पोलिनोमियल है, हम डील कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो हमें इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स पोलिनोमियल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर हर एक चीज जो है वो आपकी मैट्रिक्स में होनी चाहिए, मैट्रिक्स या स्केलर, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स वहां पर बननी चाहिए, स्केलर अलग से नहीं हो सकता। स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना कंपलसरी है। अगर मैं खाली लिख दूं 2 तो मैट्रिक्स में कुछ नहीं काउंट होगा, लेकिन मैं लिख दूं 2i या 2a या 2b, मतलब 2 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कंसीडर होगा। तो अब नॉर्मली यही गलती यहां पर होती है स्टूडेंट के साथ कि जब आप इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हो, मान लो मुझे ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम जल्दबाजी में अक्सर क्या करते हैं, एक्स को ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पर 2 लिख के छोड़ देते हैं और ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो आपने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ये भी आपकी मैट्रिक्स हो गई, लेकिन ये तो खाली कांस्टेंट रह गया ना,
मैट्रिक्स तो यहां भी बननी चाहिए, मैट्रिक्स तो यहां भी बननी चाहिए। ठीक है, जैसे लॉग फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन में अगर आप लॉग के साथ एक्स नहीं लगाओगे तो मैथमेटिक्स में वो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे यहां पर जब मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में अगर आप कोई कांस्टेंट के साथ कोई मैट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं है वहां पर। कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ कोई मैट्रिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। यानी यहां पर जब आप इसको एफ ए लिखोगे तो एफ ए को ऐसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, -3a, ठीक है, खाली कांस्टेंट है तो इसको लिख देंगे 2i। किसी भी कांस्टेंट के साथ हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। तो इस तरह से मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनता है। तो ये सारा बेसिक बेसिक कंसेप्ट था मैट्रिक्स का। और अच्छा, ट्रांसपोज का केस अभी हो रहा है, ट्रांसपोज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आपने कोई भी मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी मैट्रिक्स आपने लिख ली। आपको लग रहा है कि यार जो बच्चे, आप जैसे आपने असेंबली में बच्चे खड़े करे, असेंबली में आपने बच्चे खड़े कर दिए, मान लो इस तरीके से, भैया एक यहाँ पर आपने 3 लाइनें बना दी, ठीक है, और इसके अंदर, इसके अंदर बच्चे हो गए हमारे पास ऐसे, इसके अंदर बच्चे हो गए ऐसे, ठीक है। हमने कहा भैया ये रो है, ये रो है, और ये कॉलम, ठीक है। आपको लग रहा था कि भाई आपको यहां पर खड़े होके एक स्पीच देनी है, यहां पर खड़े होके आपको एक स्पीच देनी है। स्पीच देने जैसे गए, माइक हो गया बंद, ठीक है। अक्सर स्कूलों में बड़ी घटनाएं होती है, माइक अक्सर असेंबली में गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छे से अच्छा माइक लगा लो, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ पनौती लगी रहती है कि माइक में कुछ, कभी कुछ आवाज कट रही है, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आप यहाँ पर स्पीच देने गए, आप बन ठन के तैयार हो गए बिल्कुल स्पीच देने का, आज तो माइक पर मैंने धाकड़ सी स्पीच देनी है बच्चों को। पता लगा यहाँ पर आते ही माइक हो गया बंद। अब माइक बंद होते ही या तो आपको और लाउड बोलना पड़ेगा ताकि यहां तक आपकी आवाज जा सके, क्योंकि जब तक आपकी स्पीच, वैसे तो स्पीच सही बताऊं तो कुछ सुनता नहीं है जल्दी से, ठीक है, लेकिन फिर भी जो अगर आप कुछ अच्छी स्पीच दे रहे हो, कुछ मोटिवेशनल ऐसा कुछ बता रहे हो जो बच्चों के फायदेमंद है, तो हर एक बच्चा फिर सुनता है। ठीक है, अगर फालतू फंड की आप बातें कर रहे हो तो थोड़ी देर में तालियां बजा देते हैं और आपकी स्पीच हो जाती है ओवर। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। अब उसके लिए या तो आपको बहुत लाउडली बोलना पड़ेगा, या आपने सोचा यार इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने बॉक्स को यहां पर ले आता हूं। अब यहां पर आप ले आओगे तो क्योंकि अब आपके पास ऐसे रीच कम हो गई, ऐसे रीच बढ़ गई, तो आई थिंक इसके मुकाबले ये ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। यहां से अगर आप बोलोगे तो हर एक बच्चे तक आपकी बात पहुंच पाएगी। अब हमने क्या करा, अगर मैं इसको कह रहा था कि पहले कॉलम है, अब जब मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, अपने आप को रोटेट कर लो या बच्चों को रोटेट कर दो, बातें की। अब मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो अब क्या होगा, ये कॉलम ना होकर, ऐसे कॉलम ना होकर ऐसे बन जाएगी रो, और जो रो थी उसको हम बोल देंगे कॉलम। ये कॉलम हो गया, अब ये रो हो गई। तो यही काम आपको ट्रांसपोज में करना होता है। जब आप किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, कॉलम को रो में कर दोगे कन्वर्ट, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6, आपको लग रहा है नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं है कुछ फॉर्मेट, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको डिनोट करने के लिए ए डैश लगा देते हैं, या ए के ऊपर ऐसे टी लिख देते हैं स्मॉल या कैपिटल में। तो इसका मतलब होता है कि हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि हमने रो को कॉलम में घुमा दिया, कॉलम को रो में घुमा दिया। ठीक है, हमने स्विच कर दिया उसको। तो इस ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आपने ट्रांसपोज का फिर दोबारा आपने ट्रांसपोज कर दिया, आपने देखा यार नहीं ऐसे बात नहीं बन रही है, आपने भैया अपने जो भी आपकी सर्विस वर्विस यहाँ पर माइक वाइक की देख रेख करता है उसको बोला माइक ठीक कर फटाफट, तो आप फिर से, आपको लगा यहाँ से ठीक बात नहीं हो रही, फिर से आप यहाँ पर आ गए, और फिर से यहाँ पर आ गए, तो ये आपका कॉलम बन गया, ये आपकी रो बन गई फिर से। यानी जैसे थे अब वैसे के वैसे ही पहुंच गए। तो अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाते हैं। तो अगर मैं इस ट्रांसपोज का फिर से मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो मैट्रिक्स का ऐड करके ट्रांसपोज करते हो
तो आप उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसको ऐड कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। सेम चीज माइनस में अप्लाई होगी कि आपने दोनों को माइनस कर दिया फिर ट्रांसपोज कर दिया, या दोनों का ट्रांसपोज कर दिया अलग अलग फिर बाद में माइनस कर दिया, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैंने किसी स्केलर को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं पहले ट्रांसपोज कर दूं, बाद में उसको के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में तो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें सीधा होता है कि भाई पहले ए ट्रांसपोज लिखा है तो पहले ए का कर दो फिर बी का कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, इसीलिए इसको रिवर्स लॉ का नाम भी दिया जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा रिवर्स लॉ काम करेगा, चाहे 2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3 मैट्रिक्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। जो सबसे लास्ट में होगी उसका नंबर सबसे पहले आ जाएगा, जो सबसे उसके बाद सेकंड लास्ट होगी वो यहाँ पर सेकंड बन जाएगी। इस तरह से ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लाइन में जो सबसे लास्ट में खड़े होगा लड्डू सबसे पहले उसी को मिलेगा, यानी पीछे से आप लाइन में खड़े होगे, प्रसाद की लाइन ले रहे हो, आप धक्का मुक्की करके लाइन में पहुंच गए, पंडित जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, धक्का मुक्की कितनी कर लो, मैं तो पीछे से बांट रहा हूँ प्रसाद। तो सबसे पीछे वाला जो है वो फायदे में रह गया, फिर उससे आगे जो लगा था वो फायदे में रह गया। इस तरह से करते करते उल्टा हो गया। तो रिवर्स लॉ आप लगाओगे, चाहे मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि भाई किसी, यहां पर हम बात करें सिर्फ अब स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। यहां पर तो किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो, ये प्रॉपर्टी उन सब में चलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं बार बार वर्ड अगर यूज ना करूं तो भी समझ जाना कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने पर वो ए के बराबर ही आ गया, मतलब उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो उस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 5 3 2 7 5 7 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, पहली रो को पहले कॉलम में लिख दूं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दूं, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दूं, अब देखो क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? 1 3 5 1 3 5 3 2 7 3 2 7 5 7 0 5 7 0, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरह की मैट्रिक्स हो गई कि ए ट्रांसपोज को हमने किया तो वो ए के बराबर ही आया, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आती है बारी स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में मान लो मैंने एक मैट्रिक्स मेरे पास है 0 3 2 -3 0 5 -2 -5 0। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा? 0 3 2 पहली कॉलम में आ जाएंगे, -3 0 5 दूसरे में आ गए, -2 -5 और 0 तीसरे में आ गए। अब यहां पर इन दोनों को कंपेयर करो, देखो 0 यहाँ 3 था -3 हो गया, 2 था -2 हो गया, -3 था +3 हो गया, 0 0 ही रहा, 5 -5 हो गया, -2 +2 हो गया, -5 +5 हो गया, 0 0 ही रहा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो गया। 0 तो न्यूट्रल वैल्यू होती है, उसका तो साइन चेंज करो मत करो बात एक ही है। अगर मैं लिख दूं 0 = -0, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं। तो यहां पर 0 के अलावा जो बाकी के एलिमेंट थे उन सबका साइन चेंज हो गया। तो यानी यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई ए ट्रांसपोज करने पर ये -a के बराबर आ गया, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हो कि मन में यार यहाँ पर 0 की जगह कुछ और होता तो साइन चेंज नहीं होता, अगर मैं यहां पर लिख देता 2 तो यहां भी 2 लिखना पड़ता, तो उस केस में सारे एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होता। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसलिए अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, यहां पर मैंने तीनों एलिमेंट 0 लिखे हुए हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट हमेशा 0 ही होंगे। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बना सकते। स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बना सकते अगर डायगोनल एलिमेंट उसके 0 ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर यही लाइन सबसे पहले लिखी गई है
every element in the principal diagonal of a skew symmetric matrix is always zero. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमेशा जीरो ही होते हैं. ठीक है, इसी बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, और ये भी एज ए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा. तो जो ए मैट्रिक्स हमारे पास थी, ए मैट्रिक्स मान लो हमारे पास इस फॉर्मेट में थी. ठीक है, अगर मैं ए ट्रांसपोज करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, रो कॉलम पे चला जाएगा, कॉलम रो में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए जे आई माइनस, यहां पर एलिमेंट रहेंगे ए आई जे, बस माइनस का साइन का फर्क आ गया. ठीक है, अब डायनल वाले एलिमेंट जो होते हैं, फोर डायनल एलिमेंट, डायनल एलिमेंट हमने पहले सीखा भाई, डायनल एलिमेंट वही होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, यानी आई और जे डायनल एलिमेंट के लिए बराबर होने चाहिए, तभी तो वो डायनल बनेंगे. तो हम सिर्फ डायनल के बारे में चेक करना चाह रहे हैं कि वो जीरो क्यों हो रहे हैं. तो डायनल अगर ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैं इन दोनों को आई आई लिख सकता हूं. मैं ऐसे लिख सकता हूं दोनों को ए आई आई और या माइनस ए आई आई. अब इस माइनस ए आई को मैं इधर ले आता हूं, तो हो जाएगा प्लस में, इधर आएगा जीरो, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई, यानी ए आई आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी जीरो. आई आई का मतलब हो गया, अगर मैं ए वन वन निकालूं तो भी जीरो रहेगा, ए टू टू निकालूं तो भी जीरो रहेगा, ए थ्री थ्री निकालूंगा तो भी जीरो रहेगा. इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो के बराबर ही होते हैं. अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कैसी भी मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है पहले या नहीं है, डजेंट मैटर, बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. यानी पहले वो मैट्रिक्स कैसे भी रही हो, किसी भी कैटेगरी की रही हो, किसी भी बिरादरी की रही हो, अगर मैं उसके साथ उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. ऐसे ही अगर मैं उस मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो आंसर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया. अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो 1 1 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया. तो यहां से अगर आप इसको चेक करोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का एक तरीका क्या रहता है, और आपने बिना ट्रांसपोज करे भी आप चेक कर सकते हो. जैसे हमने तो यहाँ ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके चेक करा कि दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे. अब बिना ट्रांसपोज करे भी चेक कर सकते हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये दोनों एलिमेंट को देखो, ये दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए. ऐसे ही ये दोनों एलिमेंट है, ये भी आपके सेम होने चाहिए, और ऐसे ही ये दोनों एलिमेंट भी आपके सेम होने चाहिए. अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक ही आएगी हमेशा. तो अगर मैं इसी चीज को यहां पर चेक करूं, देखो यहां तो 2/2 है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों अगर बराबर आ गए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक को चेक कर सकते हो. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, आपको इनके साइन देखने, 3 है और ये -3 होना चाहिए. यहां पर ये 2 है तो ये -2 होना चाहिए. यहां पर ये 5 है तो ये -5 होना चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि -5 इधर हो जाए, +5 इधर हो जाए, मतलब इनके साइन अपोजिट होने चाहिए. तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे अगर मैं यहां पर करूं, मैं a माइनस ए डैश, तो देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आएगा, 3 में से 2 करोगे +1 आएगा, 4 में से 4 करोगे 0 आएगा. तो डायगोनल वाले एलिमेंट 0 हो गए और इन दोनों के साइन चेंज हो गए. तो यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी. ठीक है, अब इसी की एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में इसका हाफ करके, इस मैट्रिक्स में मैं इसका हाफ करके फिर ऐसे इस मैट्रिक्स का हाफ करके इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं. ठीक है, a प्लस ए डैश का हाफ कर दिया और a माइनस ए डैश का हाफ कर दिया,
और फिर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी, जहां से आपने स्टार्ट करा था वहीं पर आप आ जाओगे। ठीक है, जैसे देखो इसका हाफ करके हम ऐड करते हैं, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या आएगा, देखो 1, 5/2, 5/2 और 4। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकाल लो, 0, -1/2, 1/2 और 0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया, तो P और Q को हम ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मतलब ये आ रही है नहीं आ रही है। देखो 1 + 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 5/2 और -1/2 को ऐड करेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, 4/2 का मतलब 2 हो गया। ऐसे 5 और 1 6 हो गया, 6/2 को ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, 4 + 0 करेंगे 4 आ जाएगा। तो जो आपका मैट्रिक्स ओरिजिनल थी 1 2 3 4, वही मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर बन जाएगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो कम से कम 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम में आ भी चुका है 5 नंबर में। कि जो मैट्रिक्स है उसको आप इस तरीके से डिनोट करो, तो किसी भी मैट्रिक्स को, कैसे भी मैट्रिक्स हो, उसको हम हमेशा एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक था। इसका हाफ कर दूंगा तो सिमेट्रिक रहेगा, इसका 1/3 कर दूंगा तो भी सिमेट्रिक रहेगा, इसका 1/10 कर दूंगा तो भी सिमेट्रिक रहेगा। तो अगर a + a डैश सिमेट्रिक आ रहा है, तो उसका हाफ करने पर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ऐसे a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो उसका हाफ करने पर भी ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो आ जाती है। तो स्टेटमेंट आपको यही कह रही है कि एवरी मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और उसमें बोला जाता है एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सारा हो गया हमारा कंसेप्ट। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स सच दैट a² = a देन फाइंड दिस। अब यहां पर आपके पास है i + a का स्क्वायर। तो जब आप फाइंड करते हो i + a का स्क्वायर, अगर प्लस में आपको यहाँ पर i दे रखा है तो आप नॉर्मल आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a + b का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर होगा i का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ia -3a। आई स्क्वायर हमें पता है आई के बराबर ही रहेगा, आई की पावर कितनी भी कर लो वो तो हमेशा आई रहेगा। ए स्क्वायर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए के बराबर, आई को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए के बराबर ही रहेगा। ए + 2a ये दोनों मिलकर 3a बन जाएंगे, ये 3a से कैंसिल हो जाएगा, आई आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन रहेगा इसमें ए। ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इज दिस वेयर aij = दिस। यहां पर कहता है कि जो aij है ये i + j के बराबर है। तो यहां से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2/2। तो 2/2 ऑर्डर का मतलब है कि आपको एलिमेंट फाइंड करना है 1 1, फिर फाइंड करना है आपको 1 2, फाइंड करना है आपको a21 और a22, ये 4 एलिमेंट फाइंड करना है। तो जब a11 की बात करेंगे तो i की जगह 1 है, j की जगह 1 है, तो यहाँ पर दोनों जगह 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3। इधर पुट करेंगे 2 + 1, ये 3 हो जाएगा। इधर पुट करेंगे 2 + 2, ये 4 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बननी चाहिए 2 3 3 4। तो यहाँ पर देखो 2 3 3 4 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो बी हमारा आंसर। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दे रखी है, तो आपको x - y + z की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स का एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर सेम है, 3 रो है इसके अंदर, एक कॉलम है, यहाँ भी 3 रो है, एक कॉलम है। तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी x + y + z की वैल्यू 9 के बराबर होगी, x + z की वैल्यू 5 के बराबर होगी, और y + z की वैल्यू 7 के बराबर होगी। ये 3 इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से जो x + z है इसकी जगह आप यहाँ पर पुट कर दो 5।
ठीक है, एक्स प्लस जेड की जगह पुट कर दो आप 5, वाई इधर रह गया, तो आपको वाई की वैल्यू मिल गई यहाँ से 4, वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 है। फिर इसी इक्वेशन में वाई प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दो, तो हो जाएगा एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो आ जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपके पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। अब आपको वैल्यू चाहिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड की, तो एक्स आपके पास 2 है, वाई 4 है, जेड 3 है, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, आंसर बन गया इसमें आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस और ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि हमें मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हर एक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी, और ऑर्डर रहेगा उसका 3 by 3। ठीक है, यहाँ पर 3 by 3 का मतलब 3 एलिमेंट इधर, 3 एलिमेंट इधर, 3 एलिमेंट इधर। लेकिन इन एलिमेंट के अंदर आप सिर्फ 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट 1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर 1 आ जाए, कहीं पर 0 आ जाए। तो इस तरह से आपको मैट्रिसेस ये पूछ रहा है कि आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। तो अगर हम ऐसे बनाते रहेंगे ना तो भैया ये बनेगी नहीं, तो ये बनेगी नहीं, वो बहुत सारी मैट्रिक्स बनेगी, आप कहाँ कहाँ कितनी कितनी बनाओगे, और कुछ बनाओगे तो कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमने पढ़ा था क्लास 11। हम ये देखते हैं कि जब आपके पास ये ऑर्डर 3 by 3 था, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने देखा भाई यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, तो 2 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, 2 लिख दिए। फिर क्योंकि मेरे को ये वाला एलिमेंट भी चाहिए, तो इंटू का साइन लगाते हैं, क्योंकि जब आपको पूरा काम करना होता है, आपको ए भी करना है, आपको बी भी करना है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाया जाता है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, यहाँ भी यही ऑप्शन है भाई, 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये भी रखना है हमें, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आ जाओ, 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 2 ऑप्शन है। तो 2 कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स आ गया। जितने एलिमेंट यहाँ पर होंगे उतनी पावर में आ जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, सीधा कि जितने एंट्री अवेलेबल हैं 0 और 1, 2 एंट्री अवेलेबल है, बेस में 2 आएगा। जितनी जगह आपको रखना है वो पावर में आ जाएगा, तो 2 की पावर 9 होता है, 512। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना, ये तो ए लिख दिया यहाँ पर, ये बी आएगा। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 3 by 5। एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर 3 रो हैं और 5 कॉलम। ठीक है, एंड आर इज ए रो ऑफ ए, और आर उस ए मैट्रिक्स की एक रो है। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। तो उस आर को हम एज ए मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका ऑर्डर है 3 by 5, यानी 3 इसके अंदर रो है और 5 कॉलम है। 5 हो गए। इस तरह की हमारी कोई ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर 3 रो है और 5 ऐसे देखोगे 5 नंबर ऑफ कॉलम है। अब ये कह रहा है कि भाई आर जो है वो इसकी एक रो है, आर जो है इसकी एक रो है। कोई भी रो लगा लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले ली। ठीक है, ये मैंने यहां से उठा लिया, मैंने कहा कि भाई ये आर है। तो आर क्या बनेगा, क्योंकि आपने एक ही रो उठाई है तो एक ही रो आपके पास आएगी, यानी आर जो आएगा आपका हमेशा वो एक रो मैट्रिक्स आएगा, अगर इस तरह से आप उठाते हो। चाहे आप ये वाला एलिमेंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो आर क्या आएगा आपके पास, आर आपके पास आ जाएगा, आर इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा इसका, रो तो इसमें एक ही रहनी है, रो मैट्रिक्स आपने नाम दे दिया तो रो तो उसके अंदर एक ही रहनी है। कॉलम कितने दे रखे थे इसके अंदर, कॉलम दे रखे थे 5, तो कॉलम आपके पास 5 ही आएंगे। तो आर यहां पर एक रो मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर रहेगा 1/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b - c इफ a इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कह रहा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहां से, 0 - 1 28
A माइनस 8 0 3B माइनस C प्लस 2 2 और 0, ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, therefore A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज हमारा ये हो गया। और माइनस ए के साइन चेंज करके लिख दो 0, ये +1 हो जाएगा। जैसे -28, यहाँ पर -a +8 हो जाएगा, ये 0 -3b C -2 -2 और 0। ए के हमने साइन चेंज करके यहाँ पर लिख दिए। अब क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कंपेयर कर दो। A-8 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ से करोगे सेम ही रहेगा, -C +2 की वैल्यू ही आ जाएगी, तो -C की वैल्यू -30 आएगी, यानी C की वैल्यू 30 आ गई। फिर B की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3B = -2, तो B की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। आपको वैल्यू चाहिए 2A + 3B और -C की, तो 2A आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × 9 18 हो जाएगा। 3B की वैल्यू सीधा ये रख दो -2, C की वैल्यू 30 है, यहाँ पर 30 रख दो, 18 - 2 16 हो गया, 16 - 30 करोगे तो -14 आ जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा -14। Shalabh has 3 books, 2 pens and 3 notebook, while Rashmi has 1 pen, 4 books and 5 notebook in their respective school bag. दोनों के अपने अपने स्कूल बैग के अंदर पेन बुक्स और नोटबुक्स, ये 3 चीजें हैं। अब करा एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन एज ए मैट्रिक्स, इस इंफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करो। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो मैट्रिक्स आप बना रहे हो उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो हमने लिखा भाई, यहां पर हमने लिया पहले शलभ, और दूसरा स्टूडेंट है रश्मि। इनके जो स्कूल बैग हैं उसके अंदर 3 चीजें ये रख रहे हैं, बुक्स रख रहे हैं, पेन रख रहे हैं और नोटबुक्स रख रहे हैं। तो शलभ ने कहा कि भाई मेरे पास 3 बुक हैं, 2 पेन है और 3 नोटबुक है। रश्मि ने कहा कि 1 पेन है, 4 बुक हैं और 5 नोटबुक हैं। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स को कह रहा है कि हमने इसको एक्सप्रेस तो कर दिया, इसका ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा 2/3। ठीक है, 2 ऐसे रो हो जाएंगी और 3 ऐसे कॉलम आ जाएंगे। कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। पीछे हमने एक एमसीक्यू में भी किया था ऐसे क्वेश्चन, उसमें i+j था। यहां पर aij की वैल्यू है i + 2j/5। ठीक है, अब aij की वैल्यू निकालने का मतलब है 3/3 मैट्रिक्स के लिए आपको a11 की वैल्यू भी निकालनी है, आपको a12 की वैल्यू भी निकालनी है और आपको a13 की वैल्यू भी निकालनी है। पहली रो के निकाल लेते हैं तीनों। तो आई और जे दोनों 1 रख रहे हैं, यहाँ 1 + 2 × 1/5, तो 2 + 1 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है। 2 × 2 = 4 + 1 5, तो 5/5 = 1। फिर 1 3 रखना है, 1 प्लस में 2 × 3/5, 2 3 = 6 + 1 7/5। फिर सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में a21 निकालना है, a22 निकालना है, a33 निकालना है, तो a23 निकालना है। तो 2 1 निकालेंगे तो i की जगह 2 रखना है, j की जगह 1 रखना है, तो 4/5। 2 2 रखना है, तो 2 प्लस में 2 × 2 6/5 आ गया। फिर यहाँ पर 2 + 2 × 3 रखना है, 8/5 आ जाएगा।
फिर उसके बाद थर्ड रो पे आ जाओ, A31, A32 और A33। यहाँ पर I की जगह 3 हो गया, J की जगह 1 रहेगा, तो 3 और 2 5, 5/5 मतलब 1 आ गया। तो इधर से आप करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 + 2 × 2, 7/5। इधर करोगे 3 प्लस में 2 × 3, 6 और 3 9, 9/5। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3/5, 1 और 7/5, फिर 4/5, 6/5, 8/5, 1, 7/5, 9/5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो ए की जगह आपने ये रख दिया और बी की जगह आपने ये रख दिया। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2a = -6, ए की वैल्यू -3 हो गई, और b + 1 = 13, तो b की वैल्यू 12 हो गई। तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, चारों की वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ से ऑलरेडी दोनों को इक्वल दिया हुआ है इसने, तो कंपेयर करो। 4 की वैल्यू इसके बराबर आएगी, यानी 2a + b = 4। तो यहाँ से आपको वैल्यू तो मिली नहीं सीधा। दूसरी इक्वेशन ए और बी में यहाँ पर है, a - 2b = -3। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई जिसमें ए है और बी है। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो एलिमिनेशन से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 2 से, तो ये हो जाएगा 4a 2b और 4 2 जा 8। नीचे वाले को ऐसे रहने दो, इसको कैंसिल करो, ये हो गया 5a, ये आ गया 5, ए की वैल्यू आ गई 1। अब इस ए की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ फर्स्ट में, तो बी की वैल्यू हो गई 4 - 2 = 2। ए आ गया, बी आ गया। अब सी और डी के लिए इन दोनों इक्वेशन को लो, 4c + 3d = 24, 5c - d = 11। इसमें जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली को ऐसे रहने दो, 4c + 3d = 24। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, 3d और ये हो जाएगा 33। ये कैंसिल, 15 और 4 19, 4 3 7, 3 और 2 5। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 57/19, यानी आंसर आ गया 3। अब इस 3 को पुट कर दो यहाँ पर, 5 × 3 - d = 11। तो 5 3 जा 15 - 11 = d। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो ए बी सी डी चारों की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि a = डायनल ऑफ दिस, b = डायनल ऑफ दिस, देन फाइंड 3a - 2b। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें डायनल एलिमेंट को दूसरे तरीके से लिखा गया। जैसे आपके पास अगर कोई डायनल मैट्रिक्स है, मान लो ये डायनल मैट्रिक्स है 1 2 3, बाकी सारे जीरो होने चाहिए डायगनल के लिए। तो इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि डायगनल ऑफ ए = 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया जाता है, खाली 1 2 3 नहीं लिखते, क्योंकि 1 2 3 लिख दिया तो आपने वो 1 2 3 एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कॉमा लगा के आपने सिर्फ डायगनल वाले एलिमेंट को यहाँ पर ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर इसने ऐसे लिखा हुआ है कि डायगनल एलिमेंट ए का डायगनल ये है, बी का डायगनल ये है, तो 3a - 2b फाइंड करो। तो पहले हम 3a अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा डायगनल ऑफ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, और 2b के जो डायगनल एलिमेंट है वो क्या आएंगे, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3a - 2b की। तो 3a ये रहेगा,
3 माइनस 6 15, इसमें से माइनस करना है आपको डायगोनल ऑफ 6 0 माइनस 8, तो डायगोनल एलिमेंट ही रहेगा 3 माइनस 6, -3 हो गया, -6 -0 -6 रहेगा, 15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 -6 एंड 23। इसको आप अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर सब 0 0 कर देना, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स दे रखा है आपको, वाई दे रखा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स ये है, जैसे आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो वैसे ही आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके लिए आपको देखो, यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, तो वाई और वाई ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऑलरेडी दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड में जैसे हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ ऐड कर दो। इधर से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, इधर से -5 + 1 4, 13 - 8 5, 2 + 3 5, 4 + 0 4। x निकालना है आपको, तो 2 को इधर लाएंगे, 1/2 हो जाएगा, 4 5 5 4। तो 2 से इन सबको डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आपके पास 2, 5/2, 5/2 एंड 2। ये तो x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप पुट कर दो फर्स्ट में, तो ये आया आपके पास 2, 5/2, 5/2 एंड 2 प्लस y इक्वल्स टू -113 2 एंड 4। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं, तो y आ जाएगा आपके पास -113 2 4 -2 5/2 5/2 एंड 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -1 -2 13 -5/2 2 -5/2 4 -2 -3, 13 दूनी 26, 26 में से 5 गए 21, 4 में से -5 -1, 4 में से 2 गए 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 में कहता है कि आपको एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर ये है, वाई का ऑर्डर ये है, जेड का ये है, डब्ल्यू का ये है, पी का ये है, और आपसे कह रहा है कि भाई व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन के एंड पी सो दैट 3py प्लस में 2wy इज डिफाइंड। अब यहां पर देखो, पहले कह रहा है कि 3py, तो यहाँ पर जो आपको स्केलर दे रखा है, स्केलर में अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसके ऑर्डर पे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तब भी 2/2 था और पहले भी 2/2 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इस स्केलर का जो रोल है ये कोई खास फर्क आपके क्वेश्चन में नहीं करता। जो भी बात है आपको पी और वाई की तरफ देखनी है। यहां पर पी और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पी और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई पहले हो रहे नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो फिर उसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले हमें ये चेक करना है। तो ऑर्डर ऑफ पी आपको कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ पी आपको दे रखा है p/k, एंड ऑर्डर ऑफ वाई आपको दे रखा है 3/k। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा, अगर हम यहां पर दिखाएं कि भाई पी वाई अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, इफ पी वाई इज डिफाइंड, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 भी साथ लिख दो क्योंकि स्केलर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इफ 3py इज डिफाइंड देन k एंड 3 शुड बी इक्वल। तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एक कंडीशन आपके पास ये आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, एंड ऑर्डर ऑफ 3py
क्या आ जाएगा, P बाय K। तो ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब आते हैं 2WY पर। अब इसका W का ऑर्डर आपको दे रखा है, ऑर्डर ऑफ W N/3 और ऑर्डर ऑफ Y ये दे रखा है आपको 3/K। तो यहां से देखो ये 3 है और ये 3 है, तो ये दोनों सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन तो इसका पॉसिबल है ही। तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ WY। WY के साथ कुछ है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा आपके पास, N/K। ठीक है, यहां पर हमने इसको अलग देख लिया, इसको अलग देख लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दोनों को ऐड आपको करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ 3PY plus 2WY is defined, then इसका ऑर्डर कितना था, ये था। इसका ऑर्डर कितना था, ये था। तो यहां पर K और K तो बराबर है ही, तो P और N भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन निकल कर आई। अगर हमें इस पूरे को दिखाना है कि ये पूरा डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है K की वैल्यू 3 होनी चाहिए और P और N दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक है। ऐसे आप सेकंड स्टेटमेंट पर आओ। सेकंड में कहता है कि फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2x माइनस जेड। तो ये तो सिंपल है, देखो यहाँ पर 2x है तो 2 का वही स्केलर का कुछ फर्क पड़ना नहीं। यहाँ पर है 3z। x और z को अगर आप माइनस करना चाह रहे हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ 2x माइनस 3z इज डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ x एंड z शुड बी इक्वल। तो x का ऑर्डर कितना है 2/n, z का कितना है 2/p। तो 2 तो दोनों में सेम है ही, यानी यहां पर भी n और p दोनों बराबर आने चाहिए। ये कंडीशन सेकंड वाले पार्ट के लिए आएगी। नेक्स्ट में क्या कहता है कि भाई a आपको ये दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहले आपको निकालना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब है कि हमें a को a से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 और 3 + 1 3, 2 3 6, 3 2 6, 1 × 2 2, 2 × 1 2, 1 × 3 3, 2 × 2 4। उसका स्क्वायर आ गया 7 12 4 7। उसके बाद है -4a। तो 4a निकाल लेते हैं, माइनस तो बाद में कर ही देंगे। 4a का मतलब है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है a को। 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8 प्लस आई आपके पास हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2/2 चल रहा है सभी के अंदर, तो आई आपके पास ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, a स्क्वायर में से 4a माइनस करना है और i को ऐड करना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू 7 12 4 7 -4a। 4a की वैल्यू आपके पास 8 12 4 8। i की वैल्यू आपके पास है 1 0 0 1। 7 + 1 8 -8 0 हो जाएगा। 12 -12 0, 4 -4 0, 7 + 1 8 और ये -8 0। तो ये आ जाएगा आपके पास एक नल मैट्रिक्स के बराबर। 15 में कहता है कि A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन व्हाट कैन बी सेड फॉर द मैट्रिक्स AB - BA। अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है तो AB - BA का नेचर किस तरीके का होगा। अब इसने कहा कि भाई A और B दोनों सिमेट्रिक है, A एंड B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि A ट्रांसपोज करने पर A के बराबर आना चाहिए और B ट्रांसपोज करने पर B के बराबर आना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है।
तो हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स का एक नाम हमने दे दिया P। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका ट्रांसपोज निकाल कर चेक करना है। तो ट्रांसपोज यहां पर करेंगे तो ट्रांसपोज यहां पर भी होगा। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पहले आपको यूज करनी है सब्ट्रैक्शन वाली, कि a माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो पहले a का ट्रांसपोज होता है फिर b का ट्रांसपोज होता है। तो यहां पर हमने पहले ये a का काम करेगा, इसका ट्रांसपोज होगा पहले, फिर माइनस, फिर इसका ट्रांसपोज होगा। अब ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। उसमें बी ट्रांसपोज पहले होगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा, रिवर्स लो वहां पर यूज होता है। तो यहां पर आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब मैं यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल दूं तो उस केस में क्या होगा, बी ए माइनस का हो जाएगा और ए बी प्लस का हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए बी को मैं पहले लिख लूं, लिख सकता हूं, बी ए को बाद में लिख दूं। तो ये आप देखोगे ये मैट्रिक्स आपकी जो स्टार्ट किया था आपने वही मैट्रिक्स सेम यहाँ पर आ गई, यानी ये माइनस पी के बराबर आ गया। तो अगर पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगी। तो आंसर आएगा हमारा ए माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आपको एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने जैसे प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि सबसे पहला काम होगा आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 1 2 3 -4 -1 0 3 5 1। उसके बाद आप ए के साथ उसके ट्रांसपोज को ऐड करो, ए को इन ट्रांसपोज को ऐड करता हूं तो 1 + 1 2 -2 6 -2 -2 5 3 + 3 6 5 और 2। और ए में से इसका ट्रांसपोज भी माइनस कर दो, 1 -1 0 2, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6 3 -3 0 -4 -2 -6 -1 +1 हो जाएगा, ये 0 0 -5 3 -3 5 -0 1 -1। तो ए में हमने ट्रांसपोज एक बार ऐड कर दिया, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों का कर दो हाफ, ठीक है, ए प्लस ए डैश का कर दो हाफ और इसको आप मान लो पी के बराबर। तो आ जाएगा 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 और 1। और ऐसे ही आपने इसको क्यू के बराबर मान लो, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। अब ये चेक करो कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे तो हमें पता है कि आएगा ही, लेकिन कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते करते कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ से चेक जरूर करना है आपको कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज करोगे 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 और 1। चेक कर लो कुछ चेंज तो नहीं हुआ। देखो पहला रो सेम है, दूसरी रो सेम है, तीसरी रो सेम है, तो इसका मतलब है ये पी के बराबर आ गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। सेम ऐसे आप क्यू के साथ करो, क्यू का ट्रांसपोज कर लो, 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। अब चेक करो साइन चेंज हुए नहीं हुए, ठीक है, 0 को तो छोड़ दो, 3 की जगह -3 हो गया, -3 की जगह +3 -5/2 की जगह +5/2 +5/2 की जगह -5/2, साइन चेंज हो गया यानी ये माइनस क्यू आ गया। तो यहां से दिखा देंगे क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने ये पता लगा लिया कि P एक सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है।
अब इन दोनों को हमें एक्सप्रेस करना है एक जो हमारी पास मैट्रिक्स दे रखी थी ये, ठीक है, इसके सम के रूप में। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे देयरफॉर P प्लस Q, इन दोनों को ऐड कर दो। P की वैल्यू आपकी ये है 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1 प्लस क्यू सिमेट्रिक हमारी क्यू थी 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। बस इसको एक्सप्रेस करके यहीं पर ही छोड़ देना है, इसको ऐड करके नहीं दिखाना आपको। ऐड हम करेंगे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये बनना चाहिए 1 + 0 करोगे 1 आ जाएगा, -1 प्लस में 3 करोगे 2 आ जाएगा, 3 + 0 करोगे 3 आ जाएगा, -1 -3 -4 आ गया, -1 + 0 -1 आ गया, 5/2 और -5/2 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 5/2 5/2 10/2 10/2 का मतलब 5 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, उसको चेक जरूर कर लेना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना था सम ऑफ टू मैट्रिक्स विच वन फ्रॉम दीज वन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z, एक्स वाई जेड की इन तीनों के सम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × x x हो गया, 0 × y 0 हो गया, 0 × z 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। दूसरी रो पे आते हैं, 0 × x 0 हो गया, 1 × y y हो गया, 0 × z 0 हो गया। तीसरे रो पे आते हैं, 0 इधर से 0 इधर से z, तो x × y × z ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, और यहाँ पर है 1 -1 और 0, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 बनेगी, y की -1 बनेगी और z की 0 बनेगी। अब इन तीनों को अगर आप सम करते हो 1 -1 + 0, तो आंसर आ जाएगा 0। फाइंड x if 1x1 this multiply by this and multiply by this is equals to 0। तो तीन मैट्रिक्स दे रखी है, तो बारी बारी से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसके पास एक रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा एक रो और 3 कॉलम का। तो पहली रो को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 आ गया, x × 2 2x आ गया, प्लस 15 आ गया। ये पहला एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 3 आ जाएगा, 5 × x 5x हो गया, 1 × 3 3 हो गया, फिर 1 × 2 2 आ गया, 1 × x और 1 × 2 इंटू में 1 2x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा आपके पास 2x + 16, आ जाएगा 5x + 6, आ जाएगा x + 4 1 2x। अब 2x + 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 16 हो गया, 5x + 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x + 12 हो गया, x + 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 4x हो गया, तो ये आ गया आपके पास x²। अब यहाँ पर देखो 2x और 10x 12x, 12 और 4 16x, 16 और 12 28। तो आपको 28 के फैक्टर कर लेना है जिससे 16 आ जाए, तो एक फैक्टर इसका 14 हो जाएगा और एक फैक्टर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू -14 और x की वैल्यू -2, तो ये दो आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी और दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आपको इंटीजर्स में चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, इस रो को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x × 2 2x हो गया, 4 × 1 4 हो गया,
-1 इंटू टू -2 हो गया, x इंटू वन एक्स, 4 इंटू ज़ीरो 0 हो गया, -1 इंटू टू -2, x इंटू -1 -x, 4 इंटू ज़ीरो 0, -1 इंटू फोर -4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर लिखा है देखो ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, x 4 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आया आपके पास 2x प्लस टू, x -2 -x -4 मल्टीप्लाइड बाय x 4 -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां पर देखो 2x स्क्वायर, 2x 4x 8 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर, 2 और 4 6, 6 और 1 7 -4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8 और सॉल्व करने पर आना चाहिए 7। तो इसके फैक्टर करोगे आप तो एक आ जाएगा आपके पास 8x और एक आ जाएगा -x। यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस 4 -1 कॉमन, एक फैक्टर आ गया आपके पास x प्लस 4, एक फैक्टर आ गया 2x -1। तो x की वैल्यू यहाँ से -4 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आ जाएगी। तो अब इसने कहा था कि भाई x जो है वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तो x इक्वल्स टू 1/2 डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारे पास केवल एक ही आंसर रहेगा इसमें -4। अगर ये कंडीशन ना दी होती तो फिर दोनों आंसर हमारे पॉसिबल रहते। तो कोई कंडीशन दी है तो उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं है तो फिर जो भी आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई दो बुक सेलर हैं ए एंड बी, सेल द बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन द मंथ ऑफ मार्च। Bookseller A sold 250 books of maths and 400 books of applied maths, whereas bookseller B sold 230 books of maths and 425 books of applied maths. In the month of April, bookseller A sold 550 books of maths and 300 books of applied maths, and bookseller B sold 270 books of maths and 450 books of applied maths. Represent the given information into matrix form and find the total sale for both the bookseller in the month of March and April using matrix algebra. तो अब यहां पर दो बुक सेलर आपको दिखाई दे रहे हैं, बुक सेलर ए, बुक सेलर बी, और दो तरह की बुक्स वो सेल कर रहे हैं, एक मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, एक डाटा आपके पास मार्च का है और एक डाटा ऐसे ही अप्रैल का है। तो पहले मार्च का डाटा देखते हैं। मार्च के डाटा में कह रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च बुक सेलर ए सोल्ड 250 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स, वेयर एज बुक सेलर बी सोल्ड 230 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 425 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। ये हो गया मार्च। फिर ऐसे सेम अप्रैल का डाटा है। अप्रैल के डाटा में बुक सेलर ए, बुक सेलर बी मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स कैसे सेल कर रहे हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल बुक सेलर ए सोल्ड 550 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 300 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। बुक सेलर बी सोल्ड 270 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 450 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। ये डाटा आ गया आपके पास मार्च और अप्रैल दोनों का। ठीक है, अब आपको टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल निकालने के लिए दोनों को आप कर दो ऐड। तो यहाँ पर ए और बी, इधर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। तो मार्च में ए ने इतनी बुक बेची मैथ्स की और अप्रैल में इतनी बेची। बी ने ए ने अप्लाइड की इतनी बेची मार्च और अप्रैल में। अब बी पर आते हैं, इसने 230 यहाँ पर बेची, 270 यहाँ और 425 इधर और 450 इधर। दोनों को ऐड कर दो, 250 और 550 800 हो जाएगा, ये 700 और ये 500, यहाँ पर 875। तो आपके पास ये डाटा निकल कर आ गया कि बुक सेलर ए ने 800 बुक मैथ्स की बेची है, 700 बुक अप्लाइड मैथ्स की। बी ने 500 बुक मैथ्स की और 875 बुक अप्लाइड मैथ्स की। Cost of a pen and a notebook are 12 and 27 respectively. On a given day, shopkeeper P sell 5 pens and 7 notebooks, whereas shopkeeper Q sells 6 pen
and 4 notebooks. Find the money received by both the bookseller using matrix algebra. अब ये वाला क्वेश्चन जो था ये था टोटल सेल निकालने वाला। तो इसमें आप चाहे मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख लेते, चाहे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिख लेते। इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, यहाँ भी अपने आप ट्रांसपोज होके ऐड होके आ जाता। तो उसमें आप जैसे मर्जी कर सकते हो, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में लिखते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 बुक सेलर हैं, एक बुक सेलर पी है, एक बुक सेलर क्यू है। 2 चीजें वो सेल कर रहा है, एक पेन सेल कर रहा है और एक नोटबुक सेल कर रहा है। तो पेन वो सेल कर रहा है शॉपकीपर पी 5 और 7 नोटबुक, और शॉपकीपर क्यू सेल कर रहा है 6 पेन और 4 नोटबुक। ठीक है, अब जो कॉस्ट आपको दे रखी है उस कॉस्ट दे रखी है 12 और 27। इस कॉस्ट को आपको जब लिखना है तो ध्यान रखें, कॉस्ट को आप लिखेंगे ऐसे 12 और 27 इधर। क्या लिख रहे हो आप? कॉस्ट किसकी? पेन और नोटबुक की। ये आपको ऐसे ही क्यों लिखना है? क्योंकि ये ध्यान रखिए, आपके पास जो चीज़ आप यहाँ पर लिखते हो रो में, वही चीज़ आपकी यहाँ पर होनी चाहिए कॉलम में, तभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया होगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि भाई भैया 5 7 6 4 ऐसे लिख दिया हमने, और इसको लिख दिया हमने 12 और 27, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो उसका ऑर्डर ही सही मैच नहीं करेगा। यहाँ पर 2/2 है, इधर 1/2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं तो वो सॉल्व भी नहीं होंगे। तो अगर ऐसे आपने लिखा तो ये गलत है। मान लो इन केस यहाँ पर भी ऑर्डर भी आपका सेट हो जाता, तो भी ये सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पेन नोटबुक इधर है, इसमें भी पेन नोटबुक इधर ही बनेगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करते, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। तो लिखते समय आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि आप कॉस्ट को अगर पहले लिखते हो तो आप इस कॉस्ट को ऐसे लिख सकते हो 12 और 27। तो यहाँ पर आपके पास ये पेन और नोटबुक आ गया। ठीक है, और इसको आप ट्रांसपोज करके लिखोगे ऐसे 5 7 6 और 4। ठीक है, ये 5 और 6 आपका आ गया ये पेन, और ये आ गया नोटबुक। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये ठीक तरीका है। लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये गलत तरीका है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, ये भी सही तरीका है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। 5 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 60, 7 को इससे करोगे 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 12 6 72, 27 चौक 108, 9 8 6 14, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 180। तो आपके पास शॉपकीपर पी जो है उसने 249 रुपीज़ कमाए, शॉपकीपर क्यू ने 180 रुपीज़ कमाए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये मैट्रिक्स का जो वन शॉट है इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैट्रिक्स को लेकर। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि इस तरह के आगे आने वीडियो भी आपको आने वाले टाइम में मिलते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।